बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और मेडिसिन में आज हम लोगों ने जो टॉपिक कवर करना है वो है हमारे पास पेरिफेरल नर्व लीजन या पेरिफेरल नर्व इंजरी। पेरिफेरल नर्व्स हमारे पास कौन सी होती हैं? जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो ओरिजिनेट होती हैं और हमारी बॉडी के पेरिफ्रीज को जो है वो सप्लाई करती हैं। ठीक है, अब हमारे पास पेरिफेरल लीजन जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरी वाइज जो है हम उनको डिवाइज करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लीजन जो है हम उसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा एक्सॉन जो है सिर्फ डैमेज हुआ हुआ है तो हम उसको एक अलग कैटेगरी में डालेंगे। अगर हमारे पास जो है वो न्यूरल ट्यूब जो है उसका डैमेज है तो हम उसे एक अलग कैटेगरी में डालेंगे। अगर वो हमारी जो नर्व है वो कहीं पे कंप्रेस हो गई है या किसी वजह से कोई ट्रॉमा की वजह से वो अपनी प्लेस से हिल गई है या कोई एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी की वजह से वो वहाँ पे जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाई तो उसको हम लोग किसी अलग कैटेगरी में डाल देंगे। उसके बाद हमें पता है कि हमारे पास जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर्स होती हैं न्यूरॉन के ऊपर, जिसके अंदर एंडोन्यूरियम आ जाती है, पेरीन्यूरियम आ जाती है और एपिन्यूरियम आ जाती है। तो इन लेयर्स में से अगर हमारे पास सिर्फ एक लेयर डैमेज होगी तो वो हमारे पास एक अलग कैटेगरी बना लेगी। अगर दोनों लेयर डैमेज हो जाएंगी जिसमें एपी और एंडो दोनों आ जाएँ तो वो एक अलग कैटेगरी चली जाएगी। पेरी की अगर तीनों हो जाएंगी, एंडो, पेरी और एपी, तो वो एक अलग कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, तो हम इस बेसिस के ऊपर जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज बना देते हैं पेरिफेरल लीजन्स की। उसके अलावा लेवल ऑफ लीजन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें सर्वाइकल लेवल की जो है वो इंजरी आई है और उसकी वजह से हमारे पास पूरा आपका जो लोअर लिम है वो अपर लिम समेत पैरालाइज में चला गया है, तो इसका मतलब है कि वो आपका जो हमारे पास लेवल ऑफ इंजरी है वो मैटर करता है। अगर वो मेरे पास सर्वाइकल की बजाय थोरेसिक में आए या लंबर वाले में आए तो इसका मतलब मेरा अपर लिम जो है वो इंटैक्ट रहेगा और मेरा लोअर लिम जो है वो क्या कहते हैं पैरालिसिस की जो है वो शिकार हो जाएगा। तो आपके लेवल ऑफ इंजरी और टाइप ऑफ लीजन, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें डिफरेंट क्लासिफिकेशंस जो है वो बनाने पे जो है वो पेरिफेरल लीजन्स की जो है वो मजबूर करती हैं। हम लोग इसको डिफरेंट क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, इसलिए डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो उनके नाम भी डिफरेंट होते हैं और आज हम लोग जो है वो पेरिफेरल लीजन्स के जो है वो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस को जो है वो स्टडी करेंगे। फिर बाद में हम इसके जो है सिम्टम्स, साइंस क्या क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या क्या होती हैं। मेनली हमारे पास जो कॉजेज़ होती हैं ना वो या तो कोई हमारे पास टॉक्सिन होगा जिसकी वजह से जो है आपके पास पेरिफेरल लीजन आएगा, या फिर हमारे पास जो है कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो है वो हमारे पास लीजन आएगा। और तीसरी मोस्ट कॉमन जो होती है वो आरटीए होती है। आरटीए मीन्स रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या ट्रॉमा, उस वजह से भी आपके पास पेरिफेरल लीजन्स जो है वो डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने पेरिफेरल लीजन्स के बारे में पढ़ना है ना, उसके अंदर हम लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहली बात कि डर्माटोम्स और मायोटोम्स में क्या फ़र्क होता है। डर्माटोम्स जो है वो आपके स्किन से रिलेटेड होता है, मायोटोम्स जो होता है वो आपकी मसल से रिलेटेड होता है। तो डर्माटोम की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि डर्माटोम जो है वो इज़ एन एरिया ऑफ अ स्किन सप्लाइड बाय अ सिंगल स्पाइनल रूट। डर्माटोम जो है वो आपका स्किन का एक इतना पैच होगा जिसको एक स्पाइनल रूट जो है वो सप्लाई कर रही होगी, जबकि मायोटोम जो है वो आपका एक मोटर यूनिट होगा जिसको आपकी एक स्पाइनल नर्व रूट जो है वो सप्लाई कर रही होगी। तो अगर हम इसके दरमियान में डिफरेंस देखें dermatome is an area of skin supplied by single nerve root, जबकि हम मायोटोम की बात करें तो वो हमारा रिलेटेड टू मसल होता है। तो मसल में हमारे पास मोटर यूनिट होता है। अच्छा, डर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन। तो इसका मतलब है डर्मा की स्किन की हमारे पास सप्लाई है। मायो मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू मसल, तो इसका मतलब है ये हमारे पास मसल की सप्लाई है। तो मायोटोम जो है वो रिप्रेजेंट अ मसल यूनिट सप्लाइड बाय अ सिंगल रूट। मसल यूनिट या मोटर यूनिट सप्लाइड बाय ए सिंगल नर्व रूट। ठीक है, अब हमारे पास जो एक अगर हम लोग जो है वो नर्व की डायग्राम बनाएं तो हमारे पास नर्व की डायग्राम कुछ इस तरह से होती है। ठीक है,
अब उसके अंदर जो हमारे पास ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट जो होता है ये होती है हमारे पास बॉडी ऑफ द नर्व। ये वाला पार्ट जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, एक्सॉन। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे हमारे पास फाइबर्स निकलते हैं ये एक्सटेंशन होती हैं, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। यहाँ पे भी डेंड्राइट्स होती हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, डेंड्राइट्स। दरमियान में ये हमारे पास न्यूक्लियस आ जाता है जो कि आपके पूरे नर्व को जो है वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इस तरह से शीट होती है प्रोटेक्टिव, जिसको हम कहते हैं माइलिन शीट। अब ये डायग्राम बनाने का मकसद ये है कि आपने 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक्सॉन, माइलिन शीट और न्यूक्लियर बॉडी। ठीक है, ये 3 बातें आपने इंपॉर्टेंट रखनी है, क्योंकि हमें पता होगा कि अगर ये न्यूक्लियर बॉडी या न्यूरल ट्यूब जो है इसका डैमेज होगा तो उसके ऊपर हमें क्या चेंजेस आएंगे। एक्सॉन के ऊपर अगर डैमेज आ जाता है या कट जाती है ये, तो इसकी वजह से क्या आएगा, माइलिन शीट अगर जो है हमारे माइलिन जो है वो हमारी क्या कहते हैं डैमेज हो जाती है किसी ट्रॉमा की वजह से, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। ठीक है, तो आपने ये डायग्राम जो है वो अपने जहन में रखनी है। ठीक है, माइलिन शीट कहाँ पे होती है, एक्सॉन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस कहाँ पे है, बॉडी कहाँ पे है, न्यूरल ट्यूब कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग जो है पहली क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेडन्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन का नाम है, अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सेडन्स क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, सेडन क्लासिफिकेशन जो है इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं जिसको हम लोग जो है वो डिवाइड 3 टाइप्स के अंदर जो है वो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। सेडन क्लासिफिकेशन जिसके अंदर हमारे पास एक्सोनोटोमेसिस है, फिर हमारे पास न्यूरोटोमेसिस है, तीसरी हमारे पास न्यूरोप्रेक्सिया है। ठीक है, अब हम इन तीनों को जो है वो बारी बारी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूरोप्रेक्सिया की। न्यूरोप्रेक्सिया जो है ना ये हमारे पास एक टेम्परेरी कंडीशन होती है, और ये हमारे पास या तो नर्व जो है वो कहीं पे कंप्रेस हो जाती है या किसी एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी की वजह से, जैसे यहाँ पे कुछ लोगों के जो है डिफॉर्मिटी नहीं, एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं उसकी वजह से वो जो है अपना प्रॉपर फंक्शन या प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं कर पाती, तो उसकी वजह से हमें जो है वो न्यूरोप्रेक्सिया होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कुछ लोगों की एक्स्ट्रा रिब होती है या कुछ लोगों के जो है वो एक्स्ट्रा बोन कहीं पे आ जाए जिसकी वजह से जो है वो नर्व जो है वो आपकी कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाए, या उसका जो रूट है वो तंग हो जाए, रास्ता जो है, और उस वजह से वो प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं कर पाए, और जिस एरिया को वो सप्लाई करिए वहाँ पे हमें टिंगलिंग और इस तरह की सेंसेशंस जो है वो आना स्टार्ट हो जाएँ। हल्का हल्का सा ऐसा लगे कि ये पैरालाइज हो गया है ये वाला पार्ट हमारा, और प्रॉपर हमारी जो है वो जो हम भी इसको सिग्नल्स भेज रहे हैं वो हमारी कमांड जो है उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है ये हमारा बॉडी पार्ट, तो वो कंडीशन जो होती है वो हमारी क्या होती है, न्यूरोप्रेक्सिया। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो न्यूरोप्रेक्सिया जो है कि हमारे पास टेम्परेरी पैरालिसिस होता है ऑफ द नर्व, जो कि हमारे पास लैक ऑफ ब्लड फ्लो या प्रेशर ऑन द अफेक्टेड नर्व उस वजह से होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लिखेंगे टेम्परेरी पैरालिसिस ऑफ नर्व ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई अगर वहाँ पे कम हो उस वजह से भी हो सकता है, या फिर कंप्रेशन या प्रेशर ऑन द नर्व। ठीक है, दूसरी जो हमारी इसकी है ना कंडीशन वो है एक्सोनोटोमेसिस। ठीक है जी, एक्सोनोटोमेसिस। एक्सोनोटोमेसिस नाम से पता चल रहा है कि जब हमारे एक्सॉन लेवल के ऊपर जो है वो लियन आएगा और एक्सॉन जो है वो हमारा डैमेज होगा, उसकी वजह से जो हमें कॉन्सिक्वेंसेज और रिजल्ट्स मिलेंगे, दैट कंडीशन इज नोन एज एक्सोनोटोमेसिस। ठीक है, एक्सोनोटोमेसिस की बात कर लेते हैं तो ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब इंटैक्ट रहती है इसमें, बट एक्सॉन्स आर डिस्टरप्टेड। ठीक है, इसके अंदर हमारी न्यूरल ट्यूब क्या होती है, वो जो हमने एक्सॉन बनाया था ना
उसके दरमियान में हमारी न्यूरल ट्यूब जा रही होती है, ठीक है। तो ऊपर से एक्सॉन जो है वो हमारे पास डैमेज हो जाता है, लेकिन न्यूरल ट्यूब जो है वो इंटैक्ट रहती है और वो डैमेज नहीं होती। जैसे हमारी स्पाइन है ना, अल्लाह ताला ने हमारी रीढ़ की हड्डी को जो है वो क्यों बनाया है कि वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो प्रोटेक्ट करे। तो अगर आपके स्पाइन जो है वो डैमेज हो जाए लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इंटैक्ट रहे, तो बिल्कुल इसी तरह ये हमारे पास कवरिंग है, आउटर कवरिंग है एक्सॉन न्यूरल ट्यूब की, ठीक है। तो इसमें हमारे पास न्यूरल ट्यूब जो है वो इंटैक्ट रहती है, बट एक्सॉन इज डैमेज और डिस्टरप्टेड। या फिर डिसरप्टेड, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक और पॉइंट है कि इसके अंदर नर्व्स जो है ना वो हमारे पास रिकवर हो जाती हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास नर्वस सिस्टम के यही हमने सुना है कि नर्वस सिस्टम जो है वो अगर एक दफ़ा डैमेज हो जाए तो कभी कुछ कंडीशन होती हैं जिनके अंदर वो रिकवर कर जाते हैं, कुछ कंडीशन होती हैं जिनके अंदर उनकी रिकवरी पॉसिबल नहीं होती। तो अगर वो इस तरह का डैमेज हो ना कि हमारी न्यूरल ट्यूब जो है वो डैमेज ना हुई हो, बल्कि बाकी उसकी जो प्रोटेक्टिव चीज़ें हैं, प्रोटेक्टिव शीट्स वगैरह हैं वो डैमेज हो गई हों, तो वो हमारे पास रिकवरी के ऊपर आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास टेम्प्रेरी लीजन होता है, परमानेंट नहीं हमारे पास डैमेज कॉज करता। तो इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं कि रिकवरी इज़ पॉसिबल, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो तीसरी कंडीशन है, दैट इज़ न्यूरोटोमेसिस। नाम से पता चल रहा है ये हमारे पास किसका होगा, न्यूरल ट्यूब का जो है वो लीजन होगा, डैमेज होगा और ये हमारे पास परमानेंट होगा और इसकी वजह से जो हमारे पास डिफॉर्मिटी आएगी वो भी हमारे पास लाइफ लास्टिंग होगी। जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक वो हमारे साथ चलेगी, क्योंकि नर्व्स के अंदर रीजनरेशन जो है वो बहुत कम पाई जाती है कि वो अपने आप को दोबारा से डैमेज होने के बाद रीजनरेट कर लें। स्किन के ऊपर कोई लीजन होती है तो आपने देखा है ना कि कुछ अर्से बाद वो ठीक हो जाती है और आपका हाथ या जो भी वो पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, वो प्रॉपर फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो आपका अल्लाह ताला ने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाया, ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने इनकी प्रोटेक्शन के लिए ऊपर से स्कल बनाया है, स्पाइन बनाई है, ताकि इनको जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, क्योंकि इनका डैमेज जो है वो हमारे पास लॉन्ग लास्टिंग होता है और ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ जो है वो चीज़ चलती है। तो हमारे पास न्यूरोटोमेसिस जो है न्यूरल ट्यूब का डैमेज है और परमानेंट डैमेज है विदाउट रिपेयर, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डैमेज एंड परमानेंट विदाउट रिपेयर। ठीक है जी। अब ये हमारी जो है वो क्लासिफिकेशन है, ये वाली जो क्लासिफिकेशन है इसको कहते हैं सेडेंस क्लासिफिकेशन। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना आपको तो वो क्लासिफिकेशन के टाइप्स के ऊपर आएगा कि आप जो है वो हमारे सेडेंस क्लासिफिकेशन के बारे में बताएं। उसके अलावा एक और हमारे पास है वो है संडरलैंड्स क्लासिफिकेशन, वो भी हमारे पास पेरिफेरल नर्व लीजन्स की है। तो क्लासिफिकेशन कोई आ जाएगी और उसको आपने जो है वो उसके कैटेगरी वाइज जो है वो डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है। सारी क्लासिफिकेशंस भी आ सकती हैं और कोई एक भी आ सकती है। अब नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ना है वो हम लोगों ने किस बेसिस के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है वो हम देख लेते हैं। वो हम लोगों ने लेवल ऑफ न्यूरोनल डैमेज के ऊपर पढ़ना है कि न्यूरॉन की माइलिन शीट भी डैमेज होगी है कि नहीं हुई, एपिन्यूरियम भी डैमेज हुई है कि नहीं हुई, कौन कौन से लेवल पे जो है वो हमारे पास डैमेज हो रहा है। तो उस लेवल के ऊपर जो क्लासिफिकेशन होती है उस क्लासिफिकेशन का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरी, ठीक है। दूसरी वाली क्लासिफिकेशन है उसका नाम है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरी, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना वो सबसे पहली जो हम लोगों ने चीज़ लिखनी है वो हम लोगों ने लिखनी है डिग्री, कि आपका डैमेज जो है वो कितना है। तो इसके अंदर जो है वो 5 डिग्रीज हैं, यानी 5 इसके जो है वो लेवल्स हैं, ठीक है। डिग्री 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिग्री ऑफ इंजरी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लिखना है माइलिन, एक्सॉन, फिर एंडो, पेरी एंड एपिन्यूरियम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये हमारा है माइलिन, उसके बाद हम लोगों ने लिखना है एक्सॉन,
फिर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एंडो, खाली एंडो लिख रही हूँ। न्यूरियम आपको पता है कि कौन सी वाली लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास पेरीन्यूरियम है और फिर उसके बाद एपिन्यूरियम है, ठीक है। अब आपने इसके अंदर अब हम देखेंगे कि कौन सी डिग्री के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड होती जा रही हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास सबसे पहली जो फेज़ है उसको हम न्यूरोप्रेक्सिया कहेंगे, ठीक है। तो डिग्री 1 जो है डिग्री 1 इसको हम लोगों ने कहना है न्यूरोप्रेक्सिया। इसके अंदर हमारे पास माइलिन शीट डैमेज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है, या सिर्फ कंप्रेशन ही इसके ऊपर आ सकता है, बाकी इनमें से आगे से कोई भी चीज़ इसके अंदर डैमेज नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास डिग्री लेवल 2 आता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सोनोटोमेसिस। जो एक्सोनोटोमेसिस है वो हमारे पास डिग्री 2 में आता है और एक्सोनोटोमेसिस के 3 लेवल होते हैं, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4। ये तीनों के तीनों हमारे पास एक्सोनोटोमेसिस के अंदर कौन कौन सी चीज़ जो है वो इन्वॉल्व होती जाती है वो भी हम देख लेते हैं। एक्सोनोटोमेसिस में जो है वो माइलिन शीट जो है वो भी हमारे पास होती है और एक्सॉन जो है वो भी हमारे पास डैमेज होता है। बाकी एंडो, पेरीन्यूरियम और एपिन्यूरियम अभी डैमेज नहीं होते हैं। लेवल 3 के अंदर जो कि एक्सोनोटोमेसिस का ही है, हमारे पास माइलिन भी हो जाती है, एक्सॉन भी हो जाती है और एंडो भी हो जाती है, ठीक है। जबकि लेवल 4 के अंदर हमारे पास माइलिन भी हो गई, एक्सॉन भी हो गया, एंडो भी हो गया और पेरी भी हो गया। तो ये सारे हमारे पास एक्सोनोटोमेसिस के हैं। एपिन्यूरियम तक जब बंदा बात पहुंचती है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास डिग्री 5 जो है वो आ जाएगी जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरोटोमेसिस, ठीक है। डिग्री 5 दैट इज न्यूरोटोमेसिस। इसके अंदर हमारे पास सारी ये की पांचों चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं एंड ये हमारे पास लास्ट स्टेज होती है और इसके बाद रिकवरी जो है वो पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात है ना वो कर लेते हैं इंसिडेंस की, कि हमारे पास जो है वो डैमेज होने का इंसिडेंस जो है वो क्या होता है। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास कॉमन होती है ना, अच्छा पहले हम लोग जो है वो तीसरी क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको इंसिडेंस जो है वो सारा एक्सप्लेन करती हूँ कि इंसिडेंस किस नर्व का जो है वो ज़्यादा डैमेज होने का हमारे पास ज़्यादा आता है, ठीक है। और कुछ कॉमन पेरिफेरल लीजन्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो भी जो है हम लोग अभी देखते हैं। तीसरी वाली जो हमारी क्लासिफिकेशन है उसका नाम है संडरलैंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। हमारी जो तीसरी क्लासिफिकेशन है उसका नाम है संडरलैंड क्लासिफिकेशन। अब इसके अंदर भी जो है वो हमारे पास डिग्रीज़ हैं, ठीक है। और इसकी डिग्रीज़ कितनी है, मतलब इसके जो ग्रेड्स हैं वो कितने हैं, ये हमारे पास ग्रेड 5 तक, ये भी हमारे पास ग्रेड 5 तक जाती है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरी जो है उसको हमने पढ़ा, तो हमारे पास जो संडरलैंड्स हैं वो भी हमारे पास 5 ग्रेड तक जाती है। अब किस किस तरह से ये ग्रेड जो है उनके अंदर क्या क्या चेंजेस होती हैं वो अब हम देख लेते हैं। ग्रेड 1 की बात करते हैं। ग्रेड 1 ये बिल्कुल सेम टू सेम जो है हमारे पास, जैसे हम लोगों ने क्या कहते हैं सेडेंस न्यूरोप्रेक्सिया पढ़ा था ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम उस तरह ही होता है। तो ग्रेड 1 जो है वो हम लोग लिख देंगे सेम एज सेडेंस न्यूरोप्रेक्सिया। ग्रेड 2 की बात करते हैं तो ये हमारे पास सेम एज सेडेंस एक्सोनोटोमेसिस होता है, ठीक है। ग्रेड 2 जो है वो हमारे पास सेम एज सेडन एक्सोनोटोमेसिस, ठीक है। ग्रेड 3 की बात करें, ग्रेड 3 जो है ना वो हमारे पास ये न्यूरोटोमेसिस होता है विद प्रिजर्वेटिव ऑफ पेरीन्यूरियम। इसमें न्यूरोटोमेसिस होता है लेकिन जो पेरीन्यूरियम होती है वो हमारी प्रिजर्व हो जाती है, मतलब वो डैमेज नहीं होती, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेड 3, तो इसके अंदर हमें न्यूरोटोमेसिस होता है यानी न्यूरल ट्यूब तक बात पहुँच जाती है। प्रिजर्व पेरीन्यूरियम, पेरी ही थी ठहरे, एपी सॉरी, विद प्रिजर्व एपिन्यूरियम।
ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रेड 4 की। ग्रेड 4 जो है उसके अंदर हमारे पास न्यूरोटोमेसिस होता है विद, अच्छा सॉरी यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे पेरी आना है। एपी वाली जो है वो ग्रेड 5 है, 4 है सॉरी, पेरी, और इसके अंदर भी न्यूरोटोमेसिस होता है विद प्रिजर्व एपिन्यूरियम। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रेड 5 की। जो ग्रेड 5 है हमारे पास, वो हमारे पास कंप्लीट ट्रांजैक्शन होता है नर्व ट्रंक का। कि आपका जो नर्व का ट्रंक है, हम लोगों ने, आपको पता है ब्रेकियल प्लेक्सिस है, जितने प्लेक्सिस पढ़ते हैं उसके अंदर होता है ना कि हमारे पास जो है वो रूट्स होती हैं, फिर ट्रंक होते हैं, फिर डिवीजन्स बनती हैं, फिर कॉर्ड बनते हैं। तो यहाँ पे ट्रंक लेवल के ऊपर जो है वो, मतलब रूट सारी जुड़ के ट्रंक बनाती है, और ट्रंक लेवल के ऊपर जो है वो ट्रांजैक्शन हो जाती है, वहाँ से जो है वो आपका डैमेज हो जाता है। ठीक है, अच्छा जो ग्रेड 4 है ना, उसके अंदर एवरीथिंग एल्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, नर्व्स हो गए और एडिमा। ग्रेड 4 के अंदर दो बातें, पहली बात कि जो आपके नर्व्स हैं वो एडिमेटस जो है ना अपीयरेंस देती है, मतलब वहाँ पे एडिमा की जो है वो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो नर्व अपीयर एडिमेटस, ठीक है, और तीसरी एवरीथिंग इज डिस्टर्बटेड। इज डिस्टर्बटेड। ग्रेड 5 की बात करते हैं तो हमारे पास ट्रांजैक्शन एट द ट्रंक लेवल, ठीक हो गया। तो आपके ट्रंक लेवल के ऊपर जो है वो ट्रांजैक्शन हो जाती है। अच्छा, अब टिपिकल डिफॉर्मिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास रेडियल नर्व है, अल्नर नर्व है, अपर लिम्ब की अगर हम बात करते हैं, उसके बाद ड्रॉप फुट हो जाता है। ये सारी चीज़ें, ये हमारे पास कॉमन इंजरीज आती हैं। ठीक है, अब इनमें से कौन सी जो है नर्व जो है उसके ज़्यादा इंजरीज होने के चांसेस होते हैं? सबसे मेन जो है वो जो प्रेगनेंसी में या जो टेलर्स वगैरह बहुत ज़्यादा अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, उनको मीडियन नर्व जो है उसकी इंट्रैपमेंट हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से हमें कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। उसके अलावा हमारे पास जो है रिस्ट ड्रॉप का जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कंप्लेन आती है, और रिस्ट ड्रॉप हमारे पास रेडियल नर्व की वजह से होता है। उसके अलावा हमें क्लॉ हैंड की जो है वो डिफॉर्मिटी अपीयर होती है सामने, और वो हमारे पास अल्नर नर्व की वजह से होता है। फुट ड्रॉप की आती है तो वो हमारे पास जो है वो फुट ड्रॉप की जो हमारे पास होती है वो लेटरल पोप्लीटियल जो नर्व होती है उसकी डैमेज की वजह से होती है, या डैमेज हो जाए या किसी ट्रॉमा के अंदर वो कट जाए तो उसकी वजह से हमें फुट ड्रॉप की जो है वो कंप्लेन आती है। ठीक है, उसके अलावा एप थंब होता है, वो भी हमारे पास मीडियन नर्व जो है उसकी डैमेज की वजह से होता है। और स्कैपुला की विंगिंग, स्कैपुला जो है वो हमारे पास थोरैकोडोर्सल नर्व होती है उसकी वजह से होता है। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे कॉमन कौन सी है। सबसे कॉमन हमारे पास मीडियन नर्व और रेडियल नर्व आती है, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास रिस्ट ड्रॉप की कंप्लेन आती है, क्योंकि मीडियन नर्व जो है वो हमारे पास किसी एक्सेसिव काम की वजह से होती है, और या किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर होती है। जैसे प्रेगनेंसी है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हो रही है, तो हमारे पास मीडियन नर्व की इंट्रैपमेंट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम आ जाएगा। उसके अलावा अगर टेलर्स जो है बहुत ज़्यादा अगर काम एक्सेसिव कर रहे हो और अपने हाथ को रेस्ट नहीं दे रहे, तब भी हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेटेड टू सम टाइम है। ठीक है, कि हर वक्त नहीं रहता, लेकिन जो कॉमनली हमारे पास है वो रिस्ट ड्रॉप आता है, जो कि हमारे पास रेडियल नर्व की जो है वो इंजरी आती है, क्योंकि बच्चों में मेजॉरिटी खेलते कूदते ज़्यादातर हमारा जो है वो बच्चों का बाजू टूट जाता है, इस वजह से रेडियल नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा अल्नर नर्व जो है वो 30% हमारे पास डैमेज आता है उसका, मीडियन नर्व जो है 15, और जो लंबो सैक्रल प्लेक्सिस है वो हमारे पास सिर्फ 3% जो है वो हमारे पास आता है, क्योंकि आपका लंबर सैक्रल प्लेक्सिस जो है वो अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्व लीजन जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसके कॉजेज़ और इसके ट्रीटमेंट प्लान्स जो हैं उनको देखेंगे। थैंक यू सो मच।